हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एसबीआई ब्लू चिप इक्विटी फंड का रिव्यू करके बताने वाला हूं। तो वीडियो पूरे डिटेल में होगा। मैं आपको एक्सेल शीट में फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाऊंगा और लास्ट में आपको कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं वीडियो लाता है तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एसबीआई का ब्लू चिप इक्विटी फंड, अगर इसका आप लॉन्च ऑन डेट देखें तो 1 जनवरी 2013 है। और इसका क्या, तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब इस पर्टिकुलर फंड को 11.7 इयर्स हो चुके हैं, तो मतलब लॉन्च होते होते। तो इसका अगर कैटेगरी रिटर्न देखिए 11.7 इयर्स में, तो 14.11% तक का रिटर्न है। और अगर आप इस फंड का रिटर्न देखिए 11.7 इयर्स में, तो 17.58% तक का रिटर्न है। मतलब इसने अपने कैटेगरी को 3.5% के करीब करीब से बीट कर रखा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बता रहा हूँ, लार्ज कैप जो फंड्स होते हैं, बेसिकली लार्ज कैप फंड है, तो इनका जो ज्यादातर जो एलोकेशन होता है वो लार्ज कैप कंपनीज में होता है, मतलब लार्ज कैप स्टॉक्स में होता है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज में अगर इनका इन्वेस्टमेंट होता है तो ये थोड़ा बहुत सेफ लेके चलते हैं, मतलब ज्यादातर इनका वॉलेटिलिटी आपको फेस करनी नहीं पड़ती है, तो इसके हिसाब से वो रिटर्न भी थोड़ा कम मिलता है। लेकिन जो ब्लू चिप फंड है, जैसे कि ये जो लार्ज कैप ब्लू चिप फंड है, ये अपना 10% या 15% तक का मिड कैप या स्मॉल कैप में एलोकेट करते हैं, ताकि थोड़ा अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सके। तो यहाँ पे अगर आप देखिए कैटेगरी बीटिंग रिटर्न है, कैसे कैटेगरी बीटिंग रिटर्न है, ये आपको नीचे रिस्क का रिटर्न रेशियो में पता चलेगा, और नीचे मार्केट कैपिटल में मैं आपको डिस्कस करने वाले हैं। अभी मैं आप पूरा वीडियो देखिएगा। तो मान लीजिए आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं 1000 रुपए, और हर महीने करते हैं 10 साल तक कंटिन्यूअसली, तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 1,20,000 रुपीज, और 1,20,000 रुपीज कन्वर्ट होकर बन जाता है 2,76,000 रुपीज में। तो आप देख पा रहे हैं कि वो जो पैसा है 10 साल में डबल से भी ज्यादा आपका पैसा हो गया है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने इस फंड में ना इन्वेस्टमेंट करके आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया होता, तो आपका जो पैसा डिपॉजिट होता वो 1,20,000 रुपीज, और 1,20,000 रुपीज 10 साल बाद आपको बन गया होता 1,96,000 रुपीज। मतलब यहाँ पे पैसा आपका डबल नहीं हुआ है। और अगर आप एफडी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो करते, तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है 1,20,000 रुपीज, और 1,20,000 रुपीज कन्वर्ट होकर बन गया होता है 1,74,000 रुपीज में। मतलब देख पा रहे हैं कि जो एफडी से बेटर रिटर्न जो दिया है वो गोल्ड ने, और गोल्ड से ज्यादा रिटर्न जो दिया है इस फंड ने। तो अब देख पा रहे हैं कि मतलब इन्वेस्टमेंट की ताकत, मतलब यहाँ पे जो पैसा आपका डबल से भी ज्यादा हो गया है, और गोल्ड में यहाँ पे आपका पैसा डबल भी नहीं हुआ है, वो भी 10 साल में। तो आपको डिफरेंस दिख रहा हो, तभी लोग कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्यों करना जरूरी होता है। अब यहाँ पे रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो अबव एवरेज रिटर्न है। देखिए यहाँ पे कैटेगरी बीटिंग रिटर्न है, तो डेफिनेटली एक अबव एवरेज रिटर्न है। और रिस्क वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो रिस्क भी यहाँ पे लो लेके चल रहा है, मतलब अपने कैटेगरी के हिसाब से ये रिस्क कम लेके चल रहा है। कैसे लेके चल रहा है, अभी यहाँ पे रिस्क एंड रिटर्न रेशियो में आपको पता चलेगा। तो रिस्क और रिटर्न रेशियो की बात करें, इस फंड और कैटेगरी को कंपेयर करें 3 साल का, लास्ट 3 साल में, तो इसका बीटा जो है, बीटा बेसिकली क्या होता है, आपको पता चलता है कि पर्टिकुलर फंड का वॉलेटिलिटी कितना है विद रिस्पेक्ट टू इट्स कैटेगरी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस फंड का 0.68 है, और कैटेगरी देखिए 0.93 है, मतलब आकाश पाताल का फर्क आपको दिखता हुआ नजर आ रहा होगा। 1 से नीचे होना जरूरी होता है, मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है, लेकिन यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि मतलब वॉलेटिलिटी भी कम है और आपको रिटर्न भी मैसिव दिलवा रहा है, मतलब एज कम्पेयर टू इट्स कैटेगरी। अब स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डिविएशन होता क्या है कि आपका जो बेसिकली एवरेज एक रिटर्न होता है, हर एक फंड का एक एवरेज रिटर्न होता है, तो उसका अगर प्लस कितना हो जा सकता है, माइनस कितना जाता है पर साल में। मतलब जैसे मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ, इस फंड का एक एवरेज रिटर्न 20% है, मतलब है नहीं, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 20% इसका एवरेज रिटर्न है। तो अगर इसका स्टैंडर्ड डिविएशन 11.56 है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे 11.56 है, तो 11.56 मतलब क्या है, मतलब आपने 20% से प्लस कर दिया 11.56, मतलब आपको इस साल 31.56% तक का रिटर्न मिल सकता है, या फिर आप 11.56 माइनस कर दीजिए 20% से एवरेज रिटर्न से, तो या फिर आपको ये साल में करीब करीब 8.5% तक का रिटर्न मिल सकता है। मतलब ये आप इसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसका रेंज कितना है, एवरेज रिटर्न से कितना प्लस जा सकता है, कितना नीचे जा सकता है। तो अगर आप देखें अगर कम हो तो ज्यादा अच्छा है, तो यहाँ पे कैटेगरी का देखें तो 12.39 है, लेकिन इस फंड का देखें तो 11.56 है, तो कैटेगरी से भी कम है, और यहाँ पे बीटा भी कम है। तो ओवरऑल रिस्क और रिटर्न के हिसाब से अगर आप देखें तो ये रिस्क आपका कम लेके चल रहा है कैटेगरी से, और रिटर्न भी आपको ज्यादा जनरेट करके दे रहा है। तो अभी तक जितना भी मैंने आपको बताया सारा ही पॉजिटिव फीडबैक है इस पर्टिकुलर फंड का, और कैटेगरी बीटिंग रिटर्न भी है, और कैटेगरी से रिस्क भी कम लेके चल रहा है। तो ये एकदम पॉजिटिव फीडबैक रहे है। लेकिन आगे हम देखते हैं कि इसको बेहतर कैसे बनाता है ये पर्टिकुलर फंड को। अब मिनिमम अगर मान लीजिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप मिनिमम एसआईपी 500 रुपए से कर सकते हैं, जो कि बहुत बढ़िया है, क्योंकि देखिए आजकल जो स्टूडेंट लोग भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 500 रुपए से वो कर सकते हैं।
और अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो 5,000 रुपए से कर सकते हैं। ये अगर 1,000 रुपए होता तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन फिर भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, आप लमसम करते हैं तो एक बड़ा अमाउंट ही करेंगे। अगर आप 1,000 रुपए कर रहे हैं तो यहाँ पे एसआईपी क्यों ना करें। तो ये चीज है। और लॉक इन पीरियड की बात करें तो कोई लॉक इन पीरियड नहीं, कभी भी आप इसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी आप इसमें से एग्जिट मार सकते हैं। अब यहाँ पे एईएम साइज की बात करें तो एईएम का फुल फॉर्म होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो एईएम एईएम साइज अगर ज्यादा होता है ना तो प्रॉब्लम क्या होती है कि फंड मैनेजर को मैनेजमेंट करने में दिक्कत आ जाती है। एईएम साइज अगर कम होता है तो उससे प्रॉब्लम आती है कि वेल एस्टैब्लिश फंड नहीं होता, लोगों का भरोसा नहीं होता, इस पर्टिकुलर फंड में ज्यादातर लोग इन्वेस्टेड नहीं होते, ज्यादा पैसा इन्वेस्टेड नहीं होता। तो ये जो प्रॉब्लम है वो आ जाती है, एईएम साइज इसलिए कंसिडर करा जाता है। लेकिन इसका कोई डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन इनडायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। तो ये इनसाइट जो मैंने एक परफेक्ट बोल रखा है कि मतलब मान लीजिए आपका अगर 10 साल से ज्यादा पुराना फंड है और 10 साल 15 साल के बीच में है, और 10 से 15 साल के बीच में है, तब का एएम साइज अगर 10,000 करोड़ रुपीज से लेकर 30,000 करोड़ रुपीज के बीच में है, तो उसे उसको एक अच्छा खासा एएम साइज माना जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 51,633 करोड़ रुपीज है, जो कि बहुत ही ज्यादा मैसिव एयूएम साइज है मैं आपको बोलूं। तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो लोगों का भरोसा इस पर्टिकुलर फंड में बहुत ज्यादा है, तभी यहाँ पे ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और रिटर्न भी, इसका रिटर्न भी आप देख पा रहे हैं कितना मैसिव रिटर्न है रिस्क कम लेके। और सबसे बड़ी बात है कि मतलब लोगों का भरोसा है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि अब यहाँ पे मैनेजमेंट की दिक्कत आ सकती है, लेकिन अगर फंड मैनेजर मैनेजमेंट कर लेते हैं तो इसमें कोई आपको प्रॉब्लम फेस करने को नहीं पड़ेगा। तो ऐसा कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बड़ी इशू नहीं है ये चीज। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक दूंगा, अगर एम साइज थोड़ा कम होता तो और थोड़ा ज्यादा सही रहता। लेकिन एम साइज जितना ज्यादा हो, आपको कई सारे वीडियो में लोग बताते हुए एम साइज जितना ज्यादा है वो ज्यादा अच्छा होता है। मैं भी मानता हूँ अच्छा होता है, लेकिन फंड मैनेजर का मैनेजमेंट कर सके तो बहुत अच्छा होता है। मैं आपको बोला, अगर मैनेजमेंट नहीं कर पाए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। अब एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो यहाँ पे अब मैंने को हर एक वीडियो में बता रखा है कि जो एक्सपेंस रेशियो बेसिकली क्या होता है कि आपका फंड मैनेजर एक मैनेजमेंट फीस देता है, क्योंकि देखिए वो अपना दिमाग लगा के वो आपका इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट करके आपको रिटर्न दिलवा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका अगर 1% से नीचे होता है तो ज्यादा अच्छा खासा रहता है, क्योंकि प्रॉफिट पे अगर आप 1% देते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपका लाखों करोड़ों का डिफरेंस बन जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखिए 0.8 है तो ठीक ठाक आप एक्सपेंस रेशियो मान सकते हैं। लेकिन जो मैंने क्राइटेरिया सेट कर रखा है 0.7% से नीचे होना चाहिए, क्योंकि देखिए 0.8 या 0.9 या फिर 1% हो तो वो लॉन्ग टर्म में आपको लाखों करोड़ों का डिफरेंस बन जाएगा। ये अभी आपको छोटा दिख रहा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा डिफरेंस बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर और थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो कम हो सकता था, तो यहाँ पे मैं देखिए मैं आपको मीडियम बोलूंगा, एएम साइज भी मैं मीडियम बोलूंगा, ना तो इसको पॉजिटिव फीडबैक जाएगा ना तो इसको नेगेटिव फीडबैक जाएगा। क्योंकि देखिए मैंने आपको एक क्राइटेरिया बोला है 1% से नीचे होना चाहिए, तो ये क्राइटेरिया फुलफिल करता है। लेकिन जो मेरा क्राइटेरिया कि 0.7% से नीचे होना चाहिए, क्योंकि मैंने भी देखा है कि 0.8 या 0.9% ये भी लॉन्ग टर्म में आपका बड़ा डिफरेंस बन जाएगा। तो यहाँ पे 0.7% से थोड़ा अप है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे ना तो पॉजिटिव फीडबैक दूंगा ना तो नेगेटिव फीडबैक दूंगा। अब जब टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें तो आपने एक साल से पहले एग्जिट मान लिया, प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, तो आपको 20% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे, अगर आप इंडियन इनकम टैक्स लैब में आते हैं। अगर आपने एक साल के बाद एग्जिट मारा तो आपको 12.5% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे, अगर आपका इंडियन इनकम टैक्स लैब में आता है और आपका 1,25,000 से ज्यादा आपका प्रॉफिट बन रहा है एक साल से ऊपर। और मान लीजिए अपने एक साल से पहले एग्जिट मारे तो 1% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। एक साल से के बाद आपने एग्जिट मारा तो आपको कोई भी एग्जिट लोड देना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे सबसे मेन बात करते हैं वो है मार्केट कैपिटल। तो मार्केट कैपिटल देखिए तो यहाँ पे मिड कैप में इनका एलोकेशन हो रखा है 14.31% और स्मॉल कैप में इनका एलोकेशन हो रखा है 0.76% और लार्ज कैप में इनका 79.6% और डेप्ट और अदर्स में 4.5%। तो यहाँ पे जो कम रिस्क लेके चले हैं तो आप देख पाते, देखिए लार्ज कैप कम रिस्क की होता है तो 79.6%, मतलब आप यहाँ इसको 80% कंसिडर कर लीजिए। और यहाँ पे डेप्ट एंड अदर्स जो है मतलब कैश के फॉर्म में या फिर डेप्ट के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट हो रखा है, तो यहाँ पे आप इसको 4% कंसिडर कर लीजिए। तो आपका 84% तक का है, रिस्क नहीं ले रखा है इन्होंने, बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन ना के बराबर भी आप इसको कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लार्ज कैप है। आप ये मत सोचिए कि ये रिस्की नहीं होते, क्योंकि देखिए हाँ वेल एस्टैब्लिश फंड, वेल एस्टैब्लिश स्टॉक्स होंगे, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज होगी, जैसे आपका टाटा की कंपनी हो गई, इन्फोसिस हो गया, या जो वेल एस्टैब्लिश कंपनीज है, अदानी कंपनीज हो गई। लेकिन फिर भी अगर मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, मार्केट यहाँ पे क्रैश होता है तो यहाँ पे ये भी क्रैश होगा, लेकिन ज्यादा क्रैश नहीं होगा, कि ये लार्ज कैप में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। लेकिन फिर भी आप देखिए 84% कम रिस्क लेके चले और बाकी जो मिड कैप में ज्यादा रिस्क लेके चले और बाकी की थोड़ी बहुत स्मॉल कैप में, वो तो आप ना के बराबर ही कंसिडर करिए। तो इसलिए आपका ये जो मिड कैप में थोड़ा बहुत इन्होंने एलोकेशन ले रखा है, इसी कारण इनको ये जो रिटर्न है आपको 17% तक का रिटर्न दिलवा रहे हैं लॉन्ग टर्म में। क्योंकि देखिए
ज्यादातर जो लार्ज कैप फंड है वो आपको 15 या 16% तक का ही रिटर्न दिलवा रहे हैं ऑल टाइम में, अगर आप देखिए 12 इयर्स या 10 इयर्स 11 इयर्स में। लेकिन इस फंड ने आपको 17.58% तक का रिटर्न देखा, मतलब 1 से 2% ज्यादा दिया है रिटर्न जो बाकी ब्लू चिप फंड्स है। उसका रीजन ये है क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो मिड कैप में इनका 14.31% तक का एलोकेशन हो रखा है, इसीलिए। तो देखा जाए ठीक ठाक है, कोई ज्यादा बुरा नहीं है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आगे का इसमें पॉजिटिव फीडबैक रहेगा मार्केट कैपिटल में। अब आगे सेक्टर एलोकेशन की बात करें, सेक्टर एलोकेशन में देखें तो फाइनेंशियल सर्विसेज में इनका 28.29% का एलोकेशन है, कंज्यूमर साइक्लिकल में 16.75% का एलोकेशन है, कंज्यूमर डिफेंसिव में 12.3% का एलोकेशन है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 10.35% का एलोकेशन है, इंडस्ट्रियल्स में 9.28% का एलोकेशन है, उसके बाद हेल्थ केयर में 6.6% का एलोकेशन है, बेसिक मटेरियल्स में 5.68% का एलोकेशन है, उसके बाद एनर्जी सेक्टर में 5.48% का एलोकेशन है, उसके बाद कम्युनिकेशन सर्विसेज में 2.72% का एलोकेशन है, उसके रियल स्टेट में 2.55% का एलोकेशन है। तो देखा जाए तो यहाँ पे प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई हो रखा है। देखिए ऊपर का जो 5 सेक्टर्स है ना, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर साइक्लिकल, कंज्यूमर डिफेंसिव, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल्स, अगर ये जो 5 सेक्टर है आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस देंगे तो ये पर्टिकुलर फंड भी आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा। तो ये टोटल डिपेंड करते हैं पांच सेक्टर के अच्छा खासा परफॉर्मेंस पे। तो देखा जाए डाइवर्सिफिकेशन के मामले में सेक्टर एलोकेशन में एकदम परफेक्ट है, कोई ज्यादा इसमें मैं नेगेटिव फीडबैक नहीं दूंगा। अब अभी फंड मैनेजर्स की बात करें तो दो फंड मैनेजर्स है, एक सौरभ पंत और दूसरे हैं आपका प्रदीप केशवान। तो यहाँ पे सौरभ पंत का जो एक्सपीरियंस है वो 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है और प्रदीप केशवान का जो एक्सपीरियंस है 0.76 इयर्स का। तो एक फंड मैनेजर होना चाहिए जो ज्यादा एक्सपीरियंस हो, तो यहाँ पे एक ज्यादा एक्सपीरियंस वाला फंड मैनेजर है। तो इससे क्या होता है कि आप इनकी पास्ट हिस्ट्री ट्रैक कर सकते हैं, इन्होंने पास्ट कैसा रिटर्न दे रखा है, इनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है कि अच्छा खासा रिटर्न दे सके। तो इसके मामले में देखा जाए तो फंड मैनेजर्स को मैं यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक दूंगा। तो रेटिंग की बात करें तो ये 4 आउट ऑफ 5 रेटिंग रहेगा, क्योंकि देखिए अच्छा खासा फंड है, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने 4 आउट ऑफ 5 रेटिंग इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो है थोड़ा सा ज्यादा है, और रिस्क के मामले में देखा जाए तो ठीक ठाक है और रिटर्न भी ठीक ठाक है। बस एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा कम हो सकता था और एम साइज थोड़ा और कम होता तो ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन एरियम साइज आप बोलेंगे यार ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता, डेफिनेटली मैं आपको बोला ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन पार्शियल इंपैक्ट रहता है अगर ये फंड मैनेजर इसको मैनेजमेंट ना कर पाए तो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा मैसिव अमाउंट आ रखा है इस पर्टिकुलर फंड में। लेकिन ओवरऑल देखा जाए एक अच्छा खासा फंड है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम फ्रेम 5 से 7 साल है। और अगर आप एक लार्ज कैप कंपनी मतलब एक फंड चूज कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर इस फंड को आप चूज कर सकते हैं। लेकिन आप दूसरे लार्ज कैप फंड भी चूज कर सकते हैं, जैसे कि आप कैनरा रोबेको लार्ज कैप फंड हो गया, उसके बाद आपका क्वांट का लार्ज कैप फंड हो गया, मीरा एसेट लार्ज कैप फंड हो गया, उसके बाद एक्सिस ब्लू चिप फंड हो गया। तो ऐसे बहुत सारे ये आप इसके बारे में भी रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इनमें से सिर्फ एक ही फंड चूज करिए, क्योंकि आप यहाँ पे 2 फंड चूज कर लेंगे तो आपका यहाँ पे पोर्टफोलियो ओवरलैप होगा, क्योंकि जो बड़ी कंपनीज होती है वो 100 टॉप की जो 100 कंपनीज होती है उसी में ही इन्वेस्टमेंट होता है, तो आपका यहाँ पे पोर्टफोलियो ओवरलैप होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो आप यहाँ पे जब आप सिलेक्शन करें तो आप सिर्फ एक ही ब्लू चिप फंड को चूज करके वहां पे इन्वेस्टमेंट करिएगा। लेकिन हाँ, आपका टाइम फ्रेम 5 से 7 साल होना जरूरी है, और आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा, यानी कि मैंने बोल दिया और आपने भाग के जाके इन्वेस्टमेंट कर दिया। लेकिन मैं आपको ओवरऑल बोलूं इसका पॉजिटिव फीडबैक रहेगा इस पर्टिकुलर फंड का। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं इस वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।